हेलो एवरीवन। तो ये बिहार पीसीएस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली ये क्लास है। पॉलिटी के सारे पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे जो जो बिहार पीसीएस में पूछा गया है 38वीं से लेके 69वीं तक। 70वीं का हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे अंतिम में, जब ये 69वीं का सारा सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा, अच्छा एक बात और, पीवाईक्यू से ही 40 से 50% सवाल बनते हैं और पीवाईक्यू हुआ और करंट अफेयर और बिहार स्पेशल ये और बिहार करंट, ये चीज़ें अगर आपका तैयार है तो आपका बीपीएससी मतलब क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म में फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 में, ये 9 दिसंबर था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को थी। राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट सभापति बनाया गया था 11 दिसंबर को। ठीक है, और 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी सभापति चुने गए थे। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। फिर से भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर, कॉन्स्टिट्यूशन डे इसी दिन मनाया जाता है 26 नवंबर को ही। और लागू किया गया था संविधान को 26 जनवरी के दिन। कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस, मतलब लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू जी ने डिसाइड किया था कि इसी दिन को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषणा करेंगे और मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस के रूप में। इसीलिए बाद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन रखा गया। ठीक है, और संविधान दिवस 26 नवंबर। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान, संसद और धर्म में से भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है क्या? संविधान। ठीक है, भारत का संविधान ग्रहण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे तो के.एम. मुंशी थे। ठीक है, व्यापार समिति यानी कि बिजनेस कमेटी के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो के.एम. मुंशी थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था बी.आर. अम्बेडकर के अलावा। इसमें 6 और सदस्य थे। ठीक है, तो वो कौन कौन थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी मतलब के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। बाद में बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान किन्हीं कारण बस हट गए थे लोग, एक जन ने, और फिर इनके जगह पे 2 और नए लोग आए थे। ठीक है, इन दोनों की जगह पे बताइएगा वो 2 कौन नए लोग आए थे कमेंट में। भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे, मतलब कि प्रारूपण मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा के सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान को बैग ऑफ बोरोवर्स, उधार का एक बोरा भी कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। एग्जैक्टली क्या है? 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन ए बी सी कई सारे हैं ना, तो उसको मिला जुला के 400 से अधिक हो ही जाते हैं। कई सारे डिलीट हुए, कई सारे ऐड हुए। ठीक है, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। शुरुआत में 8 अनुसूची थी, बाद में अब 12 अनुसूची हो गई। ठीक है, सही मिलान इसमें करना था तो वैसे दिया ही हुआ है। संघीय सूची 97 थी स्टार्टिंग में, अब 100 है। राज्य की सूची 66 थी, अब 61 है। समवर्ती यानी कंकरेंट लिस्ट 47 थी, अब 52 है। कंकरेंट लिस्ट में बढ़ा है 5 और इसमें घटा है 5। ठीक है, और ये संघीय सूची जो 3 बढ़ा है। ठीक है, ये राज्य और समवर्ती में, राज्य में 5 घटा है और समवर्ती में 5 बढ़ा है। ठीक है, जानवर के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल, ये कंकरेंट लिस्ट में आया। कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से यह विषय समवर्ती सूची में है। ठीक है, कौन सा मतलब कंकरेंट लिस्ट में है? एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट में है, शिक्षा जो है ये कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए। हाँ, एजुकेशन जो है शिक्षा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो दल बदल विरोधी कानून के जो 10वीं अनुसूची है 10th शेड्यूल, ये एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून के संबंध में है। लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र
मतलब कि के प्रारूप दिए गए हैं। तो लिखा है जो ओथ लेते हैं लोग, जो हमारे मंत्री और राष्ट्रपति वगैरह, तो उन लोग का, राष्ट्रपति का नहीं सॉरी, मतलब बाकी लोग का, प्रधानमंत्री वगैरह और जितने लोग हैं सबका ओथ जो है, एफिडेविट, राष्ट्रपति का ओथ जो है वो संविधान में दिया हुआ है, और बाकी लोग का जो ओथ है ये तीसरी सूची में दिया है, अनुसूची में। ठीक है। भारत संविधान की अनुसूचियों में से किसमें राज्य की परिषदों और सीटों का आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है? तो चौथी सूची में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा में जो स्टेट सीट है उसके बारे में ये चौथी सूची में, और तीसरी सूची में शपथ पत्र है। ठीक है। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, मतलब अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद राइट टू अनटचेबिलिटी। ठीक है, ये अनुच्छेद 17 है। पाँचवीं अनुसूची को किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण से संबंधित है? पाँचवीं अनुसूची जो है ये अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए पाँचवीं अनुसूची है, और छठवीं अनुसूची भी शेड्यूल ट्राइब के लिए है, लेकिन वो 4 अलग अलग स्टेट हैं। ATM मनी, ठीक है, ATM मनी, A से आसाम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, और मनी मतलब मणिपुर नहीं है। ATM मनी में मनी नहीं है, ये मणिपुर नहीं है, दूसरा वाला है मेघालय है। ठीक है, तो ATM मनी ये छठवीं अनुसूची वाला हम बता रहे थे, और पाँचवीं अनुसूची तो है ये है। भारतीय संविधान समवर्ती सूची ली गई है। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करती है? तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका से रिलेटेड है, और 11वीं अनुसूची पंचायत से रिलेटेड है। कैबिनेट शब्द और 10वीं अनुसूची हम लोग ऊपर पढ़े एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, और 9वीं अनुसूची जो है वो कानून बना के उसमें पार्लियामेंट डाला था ताकि सुप्रीम कोर्ट उसको हाथ ना लगा सके। लैंड रिफॉर्म कानून लोग बनाते थे पहले, और उसके बाद उसको 9वीं सूची में डाल दिया जाता था किसी भी कानून को कि जुडिशरी उसको रिव्यू ना कर पाए। लेकिन वो 2007 में जो एक केस हुआ था, नाम नहीं याद आ रहा है उसका, आप बताइएगा, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं अनुसूची का ऐसा सारा चीज़ हटा दिया और बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए कहा कि 9वीं अनुसूची या कोई भी अनुसूची हो, हम लोग सबको अब वो करेंगे, रिव्यू करेंगे, जुडिशल रिव्यू सबका होगा। ठीक है। केस का नाम नहीं याद आ रहा, तो आप बताइएगा कमेंट में। 2007 में वो केस हुआ था, फेमस केस है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पर होता है, अनुच्छेद 352 में। ठीक है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था जवाहरलाल नेहरू। 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था सुप्रीम कोर्ट से बचाने के लिए, जुडिशल रिव्यू से बचाने के लिए। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जाता है? अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड? तो 5वीं अनुसूची में ट्राइबल लैंड जो है मना करता है। ठीक है, 5वीं अनुसूची बताया जाता है कि ट्राइबल्स के लिए है। अच्छा, प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अच्छा, प्रस्तावना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में घोषित किया गया है? अच्छा, प्रस्तावना में वही सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, वही फिर से सेम सवाल, कई बार चीज़ें रिपीट होती रहती है ना, तो इसमें आता रहता है। सोशलिस्ट कब जुड़ा था वर्ड? सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 से जुड़ा था। और भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, मतलब कि पीपल सोवरेनिटी, बिकॉज इंडिया के पास पीपल सोवरेनिटी है क्योंकि हमारा संविधान जो है आरंभ होता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा प्राप्त होती है फ्रेंच क्रांति से, जो फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यहाँ फ्रेटर्निटी की बात आई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, इक्वालिटी, फ्रीडम अगर आप भूल भी गए वो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, लेकिन फ्रेटर्निटी तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रेटर्निटी भी शब्द जोड़ा गया था 42वें अनुसूची से ही। भारत के संविधान में समाजवाद और सेक्युलर, मतलब सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों चीज़ें जोड़ी गई थी 42वें। तो डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट,
तो प्रेम्बल करता है डिस्क्राइब, ठीक है। और सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है? आत्मा, तो संविधान की प्रस्तावना है। यानी कि अब देखिए गवर्नेंस सिस्टम पे आते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित वक्तव्य सही नहीं है। तो कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, नहीं। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, नहीं। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर होगा, ठीक है, अगर होगा तो। नॉट करेक्ट, अच्छा इसमें नॉट करेक्ट दिया हुआ है सारा। द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से लिंक्ड ही है। हालांकि होना चाहिए इंडिपेंडेंट, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू, नहीं। तो ये चारों स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, मतलब कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है? पब्लिक इंजॉय द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, यही डेमोक्रेसी है इंडिया का, कि लोग जब चाहें तब अपना गवर्नमेंट बना सकते हैं और हटा भी सकते हैं। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, केंद्रीय शासन व्यवस्था। तो हमारे लिए क्यों नहीं सही है? क्योंकि हम बहुत बड़ी कंट्री हैं। आइडियल फॉर लार्ज स्टेट, मतलब हमारे लिए नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि पूछ क्या रहा है इसमें? दरअसल ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना, डायरेक्ट है। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही विशेषता नहीं है। तो बड़े देशों के लिए आदर्श, ये द आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज़, ठीक है। तो केंद्रीय व्यवस्था जो है, जो इंग्लैंड और कनाडा वगैरह में है, तो हमारे देश में बहुत विभिन्न लोग रहते हैं ना, तो इसलिए हमारे देश के लिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं सही है, थोड़ा फेडरल होना चाहिए हमारे देश का। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा फेडरल इन कैरेक्टर भी हैं, हालांकि यूनिटरी नेचर है लेकिन फेडरल भी हैं थोड़े बहुत। निम्नलिखित कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूएसए, ठीक है, ये सही है। फेडरल फॉर्म तो यूएसए में है, तो सबको पता है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है, तो फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है। स्पिरिट में यूनिटरी है, फेडरल इन नेचर है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर्स, तो नया स्टेट बनाने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। आर्टिकल 1 में एक तो खैर इंडिया दैट इज़ भारत है, उसके बाद जो दिया हुआ है शायद आर्टिकल 2 में नया स्टेट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। ये दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संयुक्त राज्य बना, ठीक है। यूनियन टेरिटरी बना था 35वें संशोधन में, और 36वें संशोधन में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला सिक्किम को। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, ठीक है। एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून, अच्छा मतलब कैसे आप एक बिहार को डिवाइड कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो क्या आप स्टेट लेजिस्लेशन, नहीं, स्टेट लेजिस्लेशन में नहीं होगा, स्टेट असेंबली से कुछ नहीं होने वाला है, पार्लियामेंट करना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस गवर्नर, नहीं, इसको भी पार्लियामेंट अगर जब तक नहीं कहेगा तब तक नहीं होगा। कंप्लीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज, नहीं, नन ऑफ दीज है, ठीक है, वो पार्लियामेंट ही कर पाएगा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? पार्लियामेंट को सिंपल मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए। झारखंड 2000 में आया था अस्तित्व में, नवंबर 2000 डेट। झारखंड, उत्तराखंड और एक छत्तीसगढ़, ये तीनों नवंबर 2000 के टाइम पे, डेट भी आप आपस में आगे पीछे ही हैं, लेकिन नवंबर महीना था। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। हालांकि श्री राम पोर्टुलू जब धरना दिए थे तो 1953 में आंध्रा को अलग करना पड़ा था, लेकिन 1956 में हो गया, ठीक है। ये ऑफिशियली, ठीक है, इंडिपेंडेंस, ठीक है। 1953 में पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो ये भाषा के आधार पे अलग हुआ था, मतलब बना था। भारतीय संघ का 28वां राज्य क्या है? तो झारखंड है 28वां राज्य। और 29वां राज्य कौन सा बना था? 29वां राज्य, मतलब अब तो 28 ही है क्योंकि जम्मू कश्मीर डिवाइड हो गया। 29वां राज्य तेलंगाना बना था। भारत में सुदृढ़ केंद्र के संघीय ढांचा का विचार लिया गया है कनाडा से, ठीक है। मतलब कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ आता है फेडरल स्ट्रक्चर, वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए सिटीजनशिप पे कुछ सवाल आया। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय
भारतीय बैंक में धन जमा करने से आपको सिटीजनशिप नहीं मिल जाएगी, ठीक है। नागरिकता कानून कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को CAA पास हुआ था, ठीक है, पारित हुआ था, सॉरी, मतलब कि पास, मतलब पूरा पास ही हो गया था 11 दिसंबर 2019 को। अब देखिए पर्पस क्या था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, जिसके लिए इतना बवाल हुआ था। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ के, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़, ठीक है, उन लोगों को सिटीजनशिप देने का इसमें प्रावधान था कि 11 साल में दिया जाता है उन लोग को सिटीजनशिप वैसे भी, तो 11 से उसको 7 साल किया गया था, बस इतना, और कुछ नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट अंडर दीज आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइडेड। आर्टिकल 12 से 35 सबको पता है फंडामेंटल राइट है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉ मेड बाय यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 ही लॉ को डिफाइन भी करता है, ठीक है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? वन एक्ट फॉर ऑल, वन जुडिशरी फॉर ऑल, ठीक है। और देखिए एक और चीज़ होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये ब्रिटिश ओरिजिन है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन ओरिजिन है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब नो वन इज अबव द लॉ, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब कि कुछ जैसे गरीबों के लिए थोड़ा कंसेशन कर दीजिए, अमीरों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉ बनाइए, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है, ठीक है, आसान भाषा में। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 19(1) के तहत, ठीक है, होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अटॉप द प्राइवेट बिल्डिंग इज़ अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन, मतलब कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत वो कर सकता है ऐसा, ठीक है। व्हेन द राइट, अच्छा ठीक है। भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, मकान का अधिकार, कौन मौलिक अधिकार है इसमें से? तो शिक्षा का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा भी गया था। इन मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, ठीक है। संवैधानिक उपचारों में से इसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है। तो किसको पोस्टमार्टम कहा गया है? उत्प्रेषर और अधिकार परीक्षा, यानी कि सर्टियोररी, रिट ऑफ सर्टियोररी और रिट ऑफ क्वो वारंटो, इन दोनों लोगों को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, ठीक है। संविधान 5 हैं टोटल, मैंडामस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, और एक और है हबीस कॉर्पस। तो हबीस कॉर्पस का मतलब है यू मे हैव द बॉडी, ठीक है। मैंडामस का मतलब है वी कमांड, सर्टियोररी टू बी सर्टिफाइड, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, क्वो वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। रिवीजन है तो इसलिए जल्दी कर रहे हैं, इसमें समझा नहीं रहे हैं एक एक चीज़। तो पोस्टमार्टम जो है ये इनमें 5 में से 2 इनको पोस्टमार्टम वाला कहा जाता है। क्यों सर्टियोररी को पोस्टमार्टम कहा जाता है? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त देता है पूछने के लिए कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है या कोई ऑफिशियल है, कोई पावरफुल पोजीशन बैठा है, वो किस अथॉरिटी से वो मतलब दूसरों पे जो अगर गलत हुक्म चला रहा है तो किस अथॉरिटी से चला रहा है, तो इसीलिए इसको पोस्टमार्टम कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया बट नॉट टू एलियंस, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये एलियंस को नहीं है। तो बेसिकली इसमें कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन्स को, इसमें से कौन कौन सा अवेलेबल है? तो स्पीच और एक्सप्रेशन जो है ये सिटीजन ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, और माइनॉरिटीज़ जो हैं वो यहाँ के सिटीजन ही को आना जाएगा, कोई विदेशी आके यहाँ पे ये 2 राइट नहीं क्लेम कर सकता है। बाकी आर्टिकल 21 है ये, और ये आर्टिकल 14 है, ये सबको मिलता है। फॉलोइंग राइट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। नॉन सिटीजन्स को कौन सा अवेलेबल रहता है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार,
के अंतर्गत है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ इंक्लूड फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये जो है ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, सुप्रीम कोर्ट जो है ये फंडामेंटल राइट्स को ही बस देखेगा, बाकी हाई कोर्ट तीनों राइट को देखेगा, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, आर्टिकल 228 के अंतर्गत हाई कोर्ट में आता है और आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बस मौलिक अधिकार देखता है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ रिट लागू होती है तो उसको हबीस कॉर्पस कहते हैं। ठीक है, इलीगल डिटेंशन जो होता है पर्सन का तो वो हबीस कॉर्पस कहलाता है। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया। मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान क्या किया गया, संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया था। मौलिक अधिकारों में से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता लिया गया है भारतीय संविधान के, तो ब्रिटेन से। इक्वालिटी बिफोर लॉ ऊपर बताया था, अच्छा ऊपर तो हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बताए थे, वही होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, नो वन इज अबव द लॉ। आगे बढ़ते, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य ऑफ अमेरिका से। फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोर्ट लागू कर सकती है रिट। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट लागू कर सकती है। बाकी जो ये अपना हाई कोर्ट है ये सिर्फ मौलिक नहीं, कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के लिए भी लागू कर सकती है रिट। संवैधानिक उपचार जिसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है, उसे क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो। ये रियल सेंस में पोस्टमार्टम इसी को कहा जाता है। बाय व्हाट अथॉरिटी इसका मतलब होता है क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा। मूल अधिकारों के इस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट हैं। समता का अधिकार, द कैटेगरी ऑफ अ फंडामेंटल राइट इंक्लूड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में 14 से लेके 18 तक है, और ये जो इक्वालिटी है अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी ये 17 के अंतर्गत है। तो डीपीएसपी पे आ गए हम लोग। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में डीपीएसपी में है। ठीक है, सेम सवाल वहीं भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था डीपीएसपी में की गई थी। अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए अनुच्छेद 40 है। ठीक है, राज्य सरकारों को निर्देश देता है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। समान आचार संहिता मतलब यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, और कृषि एवं पशुपालन एनिमल एंड एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के 48 है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण की बात करता है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का पृथककरण की बात करता है 50, और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास करता है आर्टिकल 51, इंटरनेशनल पीस का प्रमोशन करता है। भाग 4 में दिए गए निर्देशों सिद्धांतों से सूचीबद्ध है समान नागरिक संहिता। ठीक है, भाग 4 में दिए गए निर्देश मतलब लिस्ट अमंग, अच्छा कुछ ऑप्शन दिए होंगे उसमें से डीपीएसपी कौन कौन सा है ये पूछ रहा होगा। तो ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क शायद आर्टिकल 39A है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा और बताइएगा सही है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित कहाँ है, कौन से संविधान से हम लोग डीपीएसपी लिए हैं, तो आयरलैंड से लिए हैं। वहीं सेम सवाल अगला है 69वीं यूपीएससी में पूछा है, आयरलैंड से लिए गया है डीपीएसपी। 10 आचार देशों को इस नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को अच्छा वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे पहुंच गया हम। तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, 10 कमांड, और 11वां इसमें जोड़ा गया था 2002 में, 86वां अमेंडमेंट करके शायद जोड़ा गया था 11वां। ठीक है, वो भी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ अब 11 हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये 42वें संशोधन से आए थे। और देखिए हर संविधान में एक नया अध्याय का जो वही मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया था। ठीक है, भारत में मौलिक कर्तव्य इसमें मतलब ऑप्शन दिया होगा उसमें से पूछ रहा है कौन सा, तो वैल्यू प्रिजर्व द रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, बेसिकली ये आर्टिकल 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, और रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर को बचाना हमारा ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिवन इन आर्टिकल 39, अच्छा मतलब कुछ ऑप्शन दिया होगा उसमें से पूछ रहा कौन सा इसमें पार्ट नहीं है, तो रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर हेल्थ, तो ये 39 है। 39 क्या बात करता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क,
मेन और वुमेन का बात करता है। आर्टिकल 39 भी कहता है कि मटेरियल रिसोर्स जो है कॉमन गुड्स के लिए, सबके लिए है। आर्टिकल 39C क्या कहता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर, मतलब धन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कहता है, मतलब गरीबों को लैंड रिफॉर्म बांटने के वक्त ये आर्टिकल 39B और बी बहुत काम आया था गवर्नमेंट के। इसी का हवाला दे के गवर्नमेंट राइट टू फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो हटा दी थी, ठीक है, सॉरी, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। 42वें संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथन गलत है। इसने संविधान के 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े, ये तो गलत है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं, ठीक है। 39A नहीं, 51A, ठीक है। तो ये सब गलत दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं जोड़ा था, बस फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा था, ठीक है। तो ये सब गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में पहुंच गए हम लोग प्रेसिडेंट वाले चैप्टर पे। प्रेसिडेंट ऑफ एक्सरसाइज हिज पावर आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, ठीक है, सीधे अथवा अपने आदेश अधिकारियों के। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है। केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों किसमें निहित है, तो भारत के राष्ट्रपति में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणित मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा या फिर प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम के द्वारा। ये दो प्रणाली, अनुपातिक मत प्रणाली। राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत और अब दिल्ली भी, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है, और कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार, उसके भी मतलब निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, कितनी भी बार, मतलब अनलिमिटेड। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को किसको सौंपा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने राजनारायण केस किया था 1975 में, जिसमें ये चीज़ हटा दिया था कि, अच्छा, राष्ट्रपति की नहीं, वो प्रधानमंत्री के चुनाव में हटा दी थी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये पार्लियामेंट में ही विवाद सुलटेगा। लेकिन बाद में 44वें संविधान में मोरारजी की गवर्नमेंट आई और वो चीज़ हटा दी थी। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो ये सुप्रीम कोर्ट में हल होगा। प्रधानमंत्री के विवाद के लिए राजनारायण केस हुआ था, ठीक है, 1975 में, इमरजेंसी के टाइम पे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा, ठीक है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन होता है, तो भारत के मुख्य CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति थोड़ी अपॉइंट करेंगे, वो वहाँ जो पार्टी जीता है वो आपस में डिस्कस करके बनाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाएं, ये क्या, भारत राष्ट्रपति, अच्छा, राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं प्राप्त है। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे, तो ये बिहार से थे, ठीक है। वहीं सेम सवाल, बिहार से राजेंद्र प्रसाद थे। प्रतिभा पाटिल 12वीं राष्ट्रपति थी। और 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए UPA की उम्मीदवार कौन थी, तो मीरा कुमार थी 15वीं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। भारतवर्ष की रक्षा बल सुप्रीम कमांडर होते हैं कौन, तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, सुप्रीम कमांडर। अच्छा, ये बेसिकली मीरा कुमार जो थी ये द्रौपदी मुर्मू जी के सामने खड़ी हुई थी, ठीक है, 15वीं राष्ट्रपति चुनाव में। आगे बढ़ते हैं, संघ की कार्यकारिणी शक्तियाँ राष्ट्रपति में होगी। इसका उल्लेख भारत के अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 में है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन, ये राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद पद ग्रहण करेंगे 5 वर्ष के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे कौन, राष्ट्रपति। भारत के संविधान के डैश में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, इम्पीचमेंट मतलब बेसिकली, ठीक है। सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। जब प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट हो तो ये ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति इशू कर सकते हैं, मतलब वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परामर्श से। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, इनके सामने मीरा कुमार खड़ी हुई थी।
पुनर्विचार निम्नलिखित भारत में राष्ट्रपति का एक संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है पूछा है, तो कुछ स्टेटमेंट दिया होगा उसमें से ये नहीं है। रिटर्निंग ऑफ फाइनेंशियल बिल राष्ट्रपति रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, मतलब कि अभी 34 हैं सुप्रीम कोर्ट में जज। ठीक है, ये बढ़ाना घटाना वही पार्लियामेंट के पास है, लेकिन बेसिकली राष्ट्रपति ही तो पावर है असली। पूर्ण होने से पहले, मतलब नॉमिनल पावर, सॉरी, असली पावर तो प्रधानमंत्री है। पूर्ण होने से पहले भी उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का सामान्य सेवाकाल, संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे उपराष्ट्रपति आ गए। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर 2022 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर? 788। वहीं कितने मेंबर? राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर 7 हो जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। ये 16वें उपराष्ट्रपति जो हाल ही में इस्तीफा भी दे दिए। कौन थे? जगदीप धनखड़। ठीक है, 788, 545 सीट अपना इधर का लोकसभा का, और 250 सीट उधर अपना राज्यसभा का। लेकिन अभी टोटल सीट तो भरा नहीं है, तो ये 788 सीट, 543 शायद इधर का है लोकसभा का, और 250 है शायद राज्यसभा का। ऐसे 5, 2, 7, हाँ बस उतना ही है। ठीक है, नहीं 243 और आपका, सॉरी, 543 और आपका 250, तो 3 नहीं, इसमें कुछ कम है, मतलब कम बेसी हैं थोड़े बहुत, तो वो 788 मिलजुल के बना देते हैं दोनों। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़, बताइएगा कितने कितने चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? मैं ही बता दे रहा हूँ सर। 245 हैं राज्यसभा के और 543 हैं लोकसभा के। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसको कहा जाता है? वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। ठीक है, और ये अंसारी जी के बारे में पूछा गया था। हामिद अंसारी जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं, 12वें उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड? वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ऑल मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि या तो वो निर्वाचित हों या फिर मनोनीत हों, दोनों मेंबरों के द्वारा और दोनों सदनों के मेंबरों के द्वारा चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, और इनको हटाने का बिल जो है वो राज्यसभा में पास होता है वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, मतलब कि एक पूर्ण बहुमत के साथ राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का बिल आएगा, और इधर जो है आपके लोकसभा में वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी पास हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मंत्रिमंडल इज मेंशन्ड ओनली वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इन, मतलब कि कैबिनेट का जो जिक्र है वो 352 आर्टिकल में है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड हैं। प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है विधायिका, मतलब लेजिस्लेचर जो है, एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेचर। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो कैबिनेट सेक्रेटरी से हाईएस्ट और कोई नहीं सिविल सर्विसेज ऑफिसर है, तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द, अच्छा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं एक समय पे बहुत ज़्यादा हो जाया करते थे, तो 15% के लिए वो लगाया गया, सीमा लगाई गई कि 91वें संविधान संशोधन 2003 में, क्योंकि शर्ट मिनिस्टर, बटन मिनिस्टर, जीन्स मिनिस्टर, हर तरह के मिनिस्टर आ गए थे, तो कहा गया कि 15% ही मिनिस्टर रह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? तो स्मृति ईरानी को, अगस्त 2023 तक। अब आप लोग देख लीजिएगा करंट अफेयर में कि अभी कौन है, ये क्वेश्चन अभी नहीं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन से, नीति कार्यान्वयन, मतलब कि स्प्लिट सिस्टम इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट्स। कुछ कॉन्सेप्ट वाला भी चीज़ें इसमें पूछता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नेशनल डिफेंस कमेटी, प्रधानमंत्री देखते हैं हम। ठीक है, अटॉर्नी जनरल पर हम लोग आ गए। द पर्सन हु एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर, तो अटॉर्नी जनरल कहते हैं, कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। महा न्यायवादी, मतलब कि अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा।
भारत सरकार कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारत संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल रखता है। गैर सदस्य वहीं संसद में जो कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वो वहीं अपने एडवोकेट जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल हैं। एडवोकेट जनरल तो स्टेट में होते हैं, सेम चीज़ करते हैं वो भी। कौन परामर्श देता है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को? अभी देखिए एडवोकेट जनरल, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा जल्दी भागते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा बनते जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन ना पढ़ते हुए जो सिंपल जल्दी बताते हैं। देखिए मिनिमम एज जो है लोकसभा में इलेक्शन का 25 साल है, ठीक है। मिनिमम एज 25 साल। सेंसस ऑफ 1971 क्या कहता है? प्रेजेंटली नंबर ऑफ सीट जो है, अभी जो नंबर ऑफ सीट है लोकेट हुआ है, तो 1971 के सेंसस के हिसाब से हुआ है। और ये 2026 में जो है ये लॉक है। 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके बाद ही ये लोकसभा का स्टेट वाइज एलोकेशन सीट जो है देख के बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा। सेम सवाल। इन विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजर्वेशन का प्रावधान किस में है? तो आर्टिकल 330 में रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन जो है वो आर्टिकल 330 में है। हु होल्ड पावर टू अपॉइंट नॉमिनीज फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को वो कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अब जो है हटा दिया गया 25 जनवरी 2020 को 104 अमेंडमेंट एक्ट पास करके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी उसको आंग्ल भारतीय समुदाय को हटा दिया गया है। लोकसभा कैन डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है? लोकसभा कैन डिसॉल्व बिफोर कंप्लीटिंग इट टर्म्स। लोकसभा can be dissolved by the president on the recommendation of prime minister. Prior to the completion of tenure, the Lok Sabha can be dissolved by the president on the recommendation of council of minister. Generally, how many sessions are there in Lok Sabha? 3 सेशन होते हैं, ठीक है। और बेसिकली दो टाइम तो करना ही पड़ता है एटलीस्ट लोकसभा का, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। तो 2 टाइम तो करना ही पड़ता है। हालांकि होते 3 सेशन हैं। एक बजट सेशन शुरू में होता है, एक बरसात के वक्त होता है, और एक ठंडी के वक्त होता है नवंबर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ द ईयर, ठीक है। लार्जेस्ट लोकसभा का लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कितने हैं? शायद 403 है, एक बार देख लीजिएगा। लोकसभा इज 404 है, 404। अरे ये तो हम इस उत्तर प्रदेश का बता रहे थे। लोकसभा तो यहाँ पे 80 हैं। उत्तर प्रदेश का स्टेट असेंबली का हम बता रहे थे, सॉरी। सो लॉन्ग एज ए रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा इज कंसर्न विच रैंक 2nd and 3rd? तो लोकसभा में यूपी फर्स्ट है, महाराष्ट्र 2nd है, वेस्ट बंगाल 3rd है। वेस्ट बंगाल में शायद 41 है, महाराष्ट्र में 48 है। बताइएगा हम सही हैं कि गलत। A candidate in Lok Sabha poll loses his security amount if he does not get कितना वोट नहीं मिलेगा? तो 1/3 वैलिड वोट, 1/4 वैलिड वोट, 1/5 वैलिड, नन ऑफ द अबव, ठीक है। 1/10 शायद होता है, एक बार आप बताइएगा। नहीं, 1/6 है, ठीक है। 1/6 वैलिड वोट मिलना चाहिए, नहीं तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो लूज हो जाएगा, ठीक है। लोग कैंडिडेट सरकार जो सिक्योरिटी अमाउंट कुछ जमा करते हैं ना कैंडिडेट। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा 1952 में हुआ था। 9th लोकसभा डिसॉल्व हो गया था 13 मार्च 1991 को। द इलेक्शन ऑफ द 12th लोकसभा इन इंडिया फरवरी 1998। उस समय का करंट होगा, इसलिए पूछ रहा है कि 9th लोकसभा 12th लोकसभा, ये उस समय का करंट अफेयर होगा। ये आप अभी मत सोचिए कि आपको 8th लोकसभा का डेट पूछ दिया तो क्या बताएंगे, अभी नहीं पूछेगा ये सब। ये उस वक्त का करंट अफेयर था, इसलिए पूछा है पॉलिटी में। हु इज़ द लीडर ऑफ लोकसभा? प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा इज इलेक्टेड बाय ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा। हाँ, आपसे अभी का पूछ सकता है कि 17वीं लोकसभा का बताइए, 18वीं लोकसभा का बताइए। अभी 18वीं चल रहा है तो उसका बताइए कब आया था फॉर्म में, डिसॉल्व तो हुआ नहीं है। हु इज़ द लीडर ऑफ लोकसभा? प्राइम मिनिस्टर। स्पीकर ऑफ लोकसभा? ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा कंसिस्ट 250 मेंबर, 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत होते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन। रिप्रेजेंटेशन जो है स्टेट और काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा लोकसभा में पॉपुलेशन के हिसाब से है। मेंबर ऑफ राज्यसभा 6 साल के लिए होते हैं। राज्यसभा जो है
डिज़ोल्व नहीं होता है, सब्जेक्ट टू डिज़ोल्यूशन नहीं होता है, राइट टू डिज़ोल्व राज्यसभा डिज़ोल्व ही नहीं होता है, नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा इज़ 12। देखिए सिंपल इंग्लिश है, इसलिए हिंदी बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए तो जल्दी इंग्लिश पे ही कर दे रहे हैं, उतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा इज़ 12, इन विच ऑफ द हाउस प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, तो राज्यसभा में, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और मनोनीत पूछा है कि 12 लोग, ठीक है, 12 लोग प्रेसिडेंट मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और कौन कौन है, राज्यसभा लोकसभा। इंटरवल बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं। एमपी कैन बी डिक्लेयर्ड वेकेंट इफ़ ही इज़ एबसेंट, 2 मंथ से ज़्यादा अगर एबसेंट हुआ कंटिन्यूस पीरियड 2 मंथ, ठीक है, तो एमपी को जो है अपना सीट खाली करने के लिए स्पीकर बोल सकते हैं। 0R इज इन पॉलिटिकल जार्गन रेफर्स टू क्वेश्चन आंसर आर। अच्छा, 0R दोनों में अलग अलग होता है। एक 0R होता है जो लोकसभा का होता है, तो लोकसभा का 0R जो है वो 12 बजे शुरू होता है, और राज्यसभा का 0R जो होता है वही 11 बजे शुरू होता है। लोकसभा का क्वेश्चन आर जो होता है वही 11 बजे शुरू होता है, राज्यसभा का क्वेश्चन आर 12 बजे शुरू होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 0R पॉलिटिकल जार्गन है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन का। Joint session of both the houses of parliament is concerned to discuss pass such a bill where both the houses have different opinion, to discuss and pass such a bill where both the houses have different opinion, ठीक है, इसीलिए जॉइंट सेशन होता है कि डिफरेंट ओपिनियन हो गया है दोनों हाउसेस में। डिमांड फॉर ग्रांट्स आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ एनुअल बजट, आर्टिकल 113 के अनुसार, ठीक है, इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 113, ठीक है। डिमांड्स ऑफ ग्रांट, कितने डिमांड्स ऑफ ग्रांट पार्लियामेंट के सामने रखे गए हैं, तो इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है, ये चारों आंसर गलत है। व्हाट कंस्टिट्यूट डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 110 में, तो 110 में मनी बिल का डेफिनेशन दिया हुआ है, और 113 में ये बजट के बारे में दिया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द इम्पोजिशन, एबोलिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स इज मनी बिल। द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सब मनी बिल है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट हो सकता है, मनी बिल राज्यसभा में नहीं हो सकता है। अप्रोप्रिएटिंग फंड पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट, वोट एंड अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो अप्रोप्रिएटिंग फंड पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट, जो फंड जो हम लोग बजट पास कर देते हैं, उसके बाद जो फंड रहता है उसको पास, मतलब उसको देने के ही वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। जैसे कुछ पैसा निकालना है तो उसके लिए वोट ऑन अकाउंट होता है, तो उसी को कहते हैं अप्रोप्रिएटिंग फंड, मतलब वोट ऑन अकाउंट। कट मोशन क्या होता है, टू मेड अ प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल, मतलब कि एक प्रपोजल लाओ कि एक्सपेंडिचर कम करो अपने बजट में, ठीक है, इसी को कट मोशन कहते हैं। और पॉलिसी मतलब कट मोशन कई प्रकार के होते हैं, पॉलिसी कट, टोकन कट, ठीक है, देख लीजिएगा। द पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट इट रेफर्स टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी अपना रिपोर्ट जो है वो स्पीकर को सौंपती है। पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटिंग टू डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है, पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, ये है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। द एक्सपेंस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी कंट्रोल बाई पार्लियामेंट, ठीक है। और मनोनीत मेंबर राज्यसभा में तो 12, रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर बाई प्रेसिडेंट, और मेंबर जो इनडायरेक्टली सिटीजन्स के थ्रू मतलब आए हैं रिप्रेजेंटेटिव, मतलब 238 मेंबर वो, और 12 मेंबर ये, टोटल 250 मेंबर, ठीक है, अभी 245 है करेंटली। द लोकसभा सेक्रेटरीट केम अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ स्पीकर। द बिल सॉट टू एंड द प्रोविजन ऑफ नॉमिनल, अच्छा 104 जो अमेंडमेंट था 2019 में हुआ था अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो इसमें से एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया था। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डन बाई पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट होगा। पावर टू रीऑर्गेनाइज स्टेट लाइज विद इंडियन पार्लियामेंट के हाथ में है पावर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने का। अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी नंबर ऑफ हाउस टू स्पीक हिज हर मदर टंग, आर्टिकल 120। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर एमपी फॉर न्यूली इनॉग्रेटेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज 1272, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ एमपी, अच्छा जो नया जो बना हुआ है
उसमें कितने MP बैठ सकते हैं, तो 1272 MP बैठ सकते हैं जो न्यू पार्लियामेंट बना है, ठीक है। और ये देखिए आर्टिकल 120 किस लिए दिया हुआ है, तो अपने मदर टंग में आप लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं, वहाँ के MP लोग, उसके लिए आर्टिकल 20(1) है, ठीक है। आर्टिकल 120(1) राज्यसभा हैज़ गॉट मोर पावर देन द लोकसभा इन क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाई लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अमेंडमेंट जो है वो दोनों के द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा के द्वारा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस वेस्टेड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी करेंटली 34 जज हैं, ठीक है। हु अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में रिज़ाइन हिज ऑफिस, प्रेसिडेंट को लिख के अपना रिज़ाइन कर सकते हैं। 65 साल इनका मैक्सिमम एज है। नॉट करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल, नहीं ये गलत है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सब कुछ हियर कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू मीन्स सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। जुडिशियल रिव्यू जो है वो इलीगल हो सकता है, कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। जुडिशियल रिव्यू दैट द सुप्रीम कोर्ट, अच्छा जुडिशियल रिव्यू करके ही तो सुप्रीम कोर्ट अपना 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था गवर्नमेंट का, जिसको फोर्थ जज के भी कहते हैं, उसको NJC जो बन रहा था उसको हटा दिया था। तो ये किसी को भी इलीगल घोषित कर सकता है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ रूटीन लॉ, कन्वेंशन, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। इन चारों के थ्रू अपना जुडिशियल प्रोसेस होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, फेडरल कोर्ट, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट, फाइनल इंटरप्रेटर, सिविल कोर्ट, सब कुछ है। इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द OBC रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंदिरा साहनी केस ये 2005 या 6 का केस है ये, या 7 का, ऐसे ही कुछ। फॉलोइंग आप बताइएगा कब का है। ES आनंद इन लेट 1990s चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अच्छा ES आनंद क्या थे पहले, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये बिहार से थे इसीलिए इनका पूछा गया है, एक तरह से बिहार स्पेशल है। बाय पासिंग ट्रिपल तलाक लॉ रिसेंटली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंडोर्स्ड विच ईयर रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड ट्रिपल तलाक की बिद्दत एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 217 द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस में लाई होता है, तो एक आर्टिकल 131 में, जो मूल आर्टिकल 131 के द्वारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को परिभाषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के। कौन सा इसमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो कुछ ऑप्शन दिया होगा उसमें से, कोलिजियम सिस्टम, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये सब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ठीक है, इसको अपनाया था, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। बेसिकली गोलकनाथ केस था क्या, गोलकनाथ केस ये था कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसी के ऊपर केस हुआ था कि हमारा सरकार जो है फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हटा रही है। तो सरकार बोली कि आप लोग फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का भी हवाला दे दिया था सुप्रीम कोर्ट, बोल दिया था, लिखा नहीं था। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली केशवानंद भारती में लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट बोल दिया गया था गोलकनाथ में 1967 में हुआ था। फॉलोइंग अबाउट द कोलेजियम सिस्टम इज करेक्ट। द सुप्रीम कोर्ट इज कोलेजियम 5 मेंबर बॉडी होता है, ठीक है, CJI होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, ठीक है, और उसी के थ्रू ये लोग अपॉइंट होते हैं। नॉट ट्रू रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू, नो राइट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एंड रिवाइज। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट रिव्यू और रिवाइज भी कर सकता है कोई, ठीक है। इंडियन जुडिशरी सफ़र फ्रॉम लग्जरियस लिटिगेशन, कौन बोला, तो NV रमन्ना बोले थे कि इंडियन जुडिशरी सफ़र फ्रॉम लग्जरियस लिटिगेशन। कभी कभी ये स्टेटमेंट ऐसे पूछ देता है। जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट ओनली, पार्लियामेंट के द्वारा ही जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अल्टर किया जा सकता है जुरिडिक्शन, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही लेजिस्लेचर कहते हैं स्टेट का,
ठीक है। जैसे पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही ये तीनों होते हैं स्टेट में। अपर चैम्बर लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, जैसे ऊपर वहाँ राज्यसभा कहते थे। कैन बी क्रिएटेड और अबॉलिश्ड पार्लियामेंट एज पर रेजोल्यूशन पास बाई लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। मतलब वही पूछ रहा है कि नहीं, स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और कैन बी अबॉलिश्ड बाई पार्लियामेंट, ठीक है, एज पर रेजोल्यूशन पास बाई लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चूजन बाई इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा नहीं चूज़ किया जाता, ठीक है। बाकी उसमें कुछ ऑप्शन दिया होगा। अमॉन्ग इन चारों लेजिस्लेटिव काउंसिल में कहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता है, तो बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यूपी में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 170 जो है वो कहता है प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। 170 पावर देता है, ठीक है। अमॉन्ग अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो देख के ही पता चल जा रहा है अरुणाचल, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय कहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, तो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, तो वहीं पे ज़्यादा लेजिस्लेचर भी होंगे। कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं पॉपुलेशन, लेकिन हाँ उन सब चारों में हिमाचल ही था। विच यूनियन टेरिटरी फॉर्म्ड आफ्टर डिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेचर। लद्दाख, ठीक है, इसका अपना लेजिस्लेचर नहीं है, जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। आफ्टर डिवीजन जम्मू कश्मीर, लद्दाख के पास अपना स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। लद्दाख की यूटी है और जम्मू कश्मीर भी यूटी है, लेकिन अपना स्टेट लेजिस्लेचर आ चुका है उसके पास। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट वांट्स टू रिजाइन, ही विल गिव द रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर। वहीं जो चीज़ ऊपर वहाँ फॉलो होता है लोकसभा में। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज वेयर देयर इज सच प्रोविजन कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ मिनिस्टर यूटी के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जा सकते हैं। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द स्टेट असेंबली, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं। अब हाई कोर्ट, तो इन चारों में हाई कोर्ट ऑफ फॉलोइंग हैज जुरिडिक्शन ओवर मोर देन वन ऑफ द स्टेट और यूटी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में बॉम्बे और गोवा दोनों जगह पे बॉम्बे हाई कोर्ट का सिक्का चलता है, ठीक है। हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट को हाई कोर्ट जज भी देगा और सुप्रीम कोर्ट का भी जज। अच्छा, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस बिफोर इलाहाबाद हाई कोर्ट, नेचर क्या था डिस्प्यूट का, तो टाइटल सूट, ठीक है। विच हाई कोर्ट स्टेट दैट द डिवोर्स बाय सेइंग तलाक 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 इज इलीगल, इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला था। मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद बोले थे कि छोटे छोटे कोर्ट हर जगह इस्टेब्लिश करो ताकि लोगों को न्याय मिले। एपीजे अब्दुल कलाम। सेंट्रल स्टेट रिलेशन इमरजेंसी प्रोविजन फाइनेंस कमीशन, सरकारिया कमीशन विच हैज़ एम्पावर्ड द रिकमेंड चेंजेस इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू 1988। आर्टिकल 300 सूट्स एंड प्रोसीडिंग से रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 300, ठीक है। और आर्टिकल 300 है राइट टू प्रॉपर्टी है। 1988 विच सरकारिया कमीशन के बारे में बोल रहा है कि रिपोर्ट कब सबमिट हुआ था, तो 1987 और 1983 में सरकारिया कमीशन का गठन हुआ था। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंतर्गत, ठीक है। और क्या बेसिस होना चाहिए उसका, आर्म्ड रेबेलियन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या वार हो, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस था पहले, लेकिन उसको 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। मेनली ऑन हुज एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज़ इम्पोज्ड, तो गवर्नर के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है, ठीक है। आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल। फर्स्ट इंस्टेंस द डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी कैन बी लिमिटेड अप टू 6 महीना के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है इमरजेंसी, ठीक है, पहली बार में। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ द इंडिया फॉलोइंग आर करेक्ट। फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 है, ठीक है। और रिकमेंडेशन जो है वो ओनली एडवाइजरी इन नेचर है, वो ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट फॉलो करे ही करे, भले फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो भी, ठीक है। आर्टिकल 280 फाइनेंशियल बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के बारे में ये फाइनेंस कमीशन वो करता है, रिकमेंडेशन देता है।
लोकपाल और इम्पोर्टेंट कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 15 मार्च 1950, ये पूछ सकता है। लोकायुक्त मार्च 1985, याद रखिए, वो 15 याद आ ही जाएगा। लोकायुक्त इस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। लोकयुक्त कहाँ स्टेट हुआ है पहला लोकयुक्त? तो महाराष्ट्र में। एक तरह से लोकपाल याद रखिए कि पहला लोकपाल कौन वो किया था? तो महाराष्ट्र। चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। लोकपाल जो है सेंटर में होता है, लोकयुक्त जो है वो स्टेट में होता है। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, MC सीतलवाड़। ठीक है। चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन सेटअप इन फरवरी 2000, MN वेंकटचरैया। चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन फरवरी 2000 में MN वेंकटचरैया। चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। Among Bihar, Sikkim, Himachal and Jammu Kashmir, the following state was never granted special category status by central government. बिहार को ठीक है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया, बाकी ये सब को दिया गया है। इलेक्शन कमीशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज। Which article of Indian Constitution is related with establishment of Election Commission of India? आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और 21 साल से 18 साल कर दिया गया था चुनाव देने का उम्र। तो 18 साल कब किया गया? 61वें अमेंडमेंट एक्ट 1989 में। वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, ये कौन कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट कराएगा? आर्टिकल 83 में, ठीक है, जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल 132 और आर्टिकल 356 में। ये 3 आर्टिकल हैं जिनको अमेंड करना पड़ेगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। ठीक है। व्हाट इज़ द वर्जन ऑफ मशीन वीवीपैट यूज्ड फॉर वोटिंग इन इंडिया? तो M3 वर्जन यूज होता है। ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया इज करेक्ट। तो RPA 1951 प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सही है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैरिड आउट बाय इलेक्शन कमीशन, सही है। नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इन विच इन विच रिकॉग्नाइज इन फोर और मोर स्टेट, सही है। ड्यूरिंग 1999 जनरल इलेक्शन देयर वर 6 नेशनल एंड 48 स्टेट लेवल रिकॉग्नाइज बाय इलेक्शन कमीशन, ये भी सही है। व्हाट इज एम्पावर टू रिकॉग्नाइज वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एज नेशनल एंड रीजनल पार्टीज? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। आम आदमी पार्टी इज नेशनल पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी। Constitutional amendment. A bill for the amendment in the Indian Constitution can be presented either in Lok Sabha or Rajya Sabha. First bill in the amendment of the Indian Constitution 1951 में Constitutional Amendment Act was termed as Mini Constitution 42nd Amendment. Number of official language recognized by the 8th schedule 22वां. Provision for amendment of the constitutional provision has been given in Part 20 Article 368. दिल्ली वॉज एन NCT बाई 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1991 के आसपास, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 21 साल होना चाहिए, ठीक है, प्रधान बनने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन वॉज डन आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर, डिसेंट्रलाइजेशन, कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर कब ऐड हुआ था? 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? आर्टिकल 40। पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज इन द यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, 73वां अमेंडमेंट, ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में इसका मतलब कहीं ना कहीं अंश मिल गया था कि यह चीज़ आने वाला है, ठीक है। 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। लिस्ट ऑफ 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 243G। 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अच्छा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा 29 फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, आर्टिकल 243G में दिया हुआ है। लाइब्रेरीज, फ्यूल एंड फॉर्डर, रूरल स्पोर्ट्स, टेक्निकल ट्रेनिंग इज नॉट पार्ट ऑफ 11th शेड्यूल। तो रूरल स्पोर्ट्स
नहीं पार्ट है। बाकी फ्यूल एंड फॉर्डर, लाइब्रेरीज, टेक्निकल ट्रेनिंग, ये सब दिया हुआ है 11 शेड्यूल, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है और नगर पंचायत से रिलेटेड है, शेड्यूल नंबर 12। नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वो नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट संभाले इसको, पब्लिक ऑर्डर। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कौन सा पावर नहीं है, जुडिशियल रिव्यू पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इज टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज इन द स्टेट लिस्ट प्रोवाइडेड फॉर 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज इन 2010, बिहार, MP, हिमाचल, ठीक है। ये स्टेट लिस्ट में विच स्टेट जो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दे चुके हैं लोकल बॉडीज़ में। बिहार जो है 2006 में बिल पास किया था, और MP हिमाचल भी, ठीक है, इस 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देते हैं। बिहार, MP, हिमाचल, उत्तराखंड भी याद कर लीजिए। पंचायती राज इज मेनली एट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू विलेजेस, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट हैज़ 3 tier ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, 3 tier ऑफ गवर्नमेंट होता है। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस में हेल्प करता है। रिप्रेजेंटेटिव इन जिला परिषद, सम मेंबर्स पार्लियामेंट आर एज रिप्रेजेंटेटिव इन जिला परिषद, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग पंचायती राज नीड्स फुल कोऑपरेशन ऑफ लोकल पब्लिक, लोकल पब्लिक का फुल कोऑपरेशन चाहिए पंचायती राज को। पंचायत समिति एडमिनिस्टर और पंचायती राज स्ट्रक्चर बाय ब्लॉक लेवल बॉडी, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन गिवन राइट टू कंट्रोल 11 शेड्यूल 29 सब्जेक्ट, ठीक है। 11 शेड्यूल जो है 29 सब्जेक्ट हैं इसमें पंचायती राज में। 73वां अमेंडमेंट 1993 डिसेंट्रलाइजेशन पावर हुआ था, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कम्युनिटी डेवलपमेंट, बेसिकली पूछ रहा है वहीं से घुमा फिरा के। और ये देखिए 1957 में सबसे पहले जो है नेम द कमिटी विच वॉज सेटअप बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन 1957 to reorganize of CDP and NES, which suggested 3-tier system of rural local government, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये क्या भी कुछ होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी बेसिकली 1957 में वो हुआ था, आया था, जो कि पंचायती राज के लिए बोला था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, 3 कमिटीज़ है, बलवंत राय मेहता कमेटी और 2 और कमेटी है, GVK राव कमेटी और एक अशोक मेहता। तो अशोक मेहता 2 नाम है, तो 2 tier का ये सरकार बनाने के लिए बोले थे। बलवंत राय मेहता 3 लेटर का नाम है, तो ये 3 tier के लिए बोले थे। और GVK राव जो है ये 4 लेटर है, तो ये 4 tier के लिए बोले थे, ठीक है। ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ठीक है। हो ही गया। पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। राजस्थान में अक्टूबर 1959 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था और आंध्र प्रदेश में उसके बाद हो गया था। डिसेंट्रलाइज सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता, ठीक है। 3 tier में बोले थे ये। और CH हनुमंत राव 1984, GVK राव 1985, अशोक मेहता 1978, LM सिंघवी 1986, बलवंत राय मेहता 1957। हनुमंत राव और GVK राव दोनों आसपास के हैं, तो याद रखिएगा 84-85 और 86 LM सिंघवी, ठीक है। अशोक मेहता 1978 और सबसे पहले अपने बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड 2 tier गवर्नमेंट, देखिए 2 नाम, 2 अक्षर का नाम 2 tier गवर्नमेंट, 4 अक्षर का नाम 4 tier गवर्नमेंट, 3 अक्षर का नाम 3 tier गवर्नमेंट, ठीक है। फॉलोइंग कमेटी रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत, तो अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था न्याय पंचायत बनाने के लिए। 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अमोंग खाप पंचायत, कास्ट पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत कंस्टिट्यूटेड अंडर पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत, ठीक है। खाप, कास्ट, ग्राम, जन, तो इसमें से कौन सा पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत आता है, यही तो पूछ रहा है, ग्राम पंचायत। विच स्टेट डज नॉट हैव पंचायत सिस्टम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ठीक है। इसमें कोई पंचायत सिस्टम नहीं है। कैसे याद रखेंगे, तो जो ये हमारा, सॉरी रुकिए बताते हैं, ये जो हमारा है ना ये, हाँ, तो यहाँ पे आ गया मेघालय, यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ आ गया नागालैंड, यहाँ पे नहीं है।
और नागालैंड के नीचे तो मणिपुर है, तो वहाँ पे है। यहाँ पे आ गया मिजोरम, तो यहाँ भी नहीं है। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा होता है, यहाँ मेघालय, ये बीच में अपना असम है, यहाँ पे अरुणाचल है। ठीक है, अब पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। ठीक है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ब्लॉक लेवल पे। टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट एवरी 5 ईयर, फाइनेंस कमीशन, स्टेट का भी फाइनेंस कमीशन आता है। ठीक है, 29 सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये ग्राम शेड्यूल में आर्टिकल 243 जी के अंतर्गत 73वां अमेंडमेंट एक्ट से। पहला 3 टियर पंचायती राज सिस्टम राजस्थान 1959 में, अक्टूबर 1959 में। पंचायती राज से बहुत सवाल आते हैं। गिव सेल्फ गवर्नेंस टू द पीपल, रूरल एरियाज। ठीक है, ये अपोज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पंचायत इलेक्शन। जेपी बोले थे कि मतलब पंचायत इलेक्शन से पॉलिटिकल पार्टीज को हटा देना चाहिए, ये गांव वाले अपना मतलब आपस में देख समझ लेंगे, एक रूरल एरिया। ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर जनरली इस्टेब्लिश फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग टाउन्स। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये बिग टाउन्स को हैंडल करता है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज 2004 में आया था। स्ट्रांगली अपोज टू द आइडिया ऑफ पंचायती राज सिस्टम, अम्बेडकर बहुत अपोज थे पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, बेसिकली अम्बेडकर रूरल एरिया के उस अपोजिट हैं, क्योंकि रूरल एरिया में कास्टिज्म होता था, अर्बन एरियाज में उतना नहीं होता था। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पंचायत मेंबर शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटीज एज द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको कह दे, जो अथॉरिटी कह दे, मतलब जो बोल दे वही होगा। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पंचायत मेंबर उसका स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है। पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड आफ्टर राजस्थान, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। और प्लानिंग कमीशन कब आया था? 15 मार्च 1950। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम गांधी जी के बर्थडे 1952 में। पंचायती राज इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। चलिए मिसलिनियस जल्दी से देख लेते हैं। इंडिया में क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैसे होता है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता है। आफ्टर द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट 14 अगस्त 2007, द नंबर ऑफ कास्ट इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट 1206। ठीक है, ये उस वक्त का करंट अफेयर रहा होगा। अभी तो आपको ये वाला पढ़ना होगा जो बिहार का कास्ट सेंसस आया, और बाकी कास्ट सेंसस जो 2011 है उसमें देखना होगा क्या क्या है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लास कमीशन काका साहेब कालेकर। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे बैकवर्ड क्लास कमीशन के? काका साहब कालेकर। परमानेंट मेंबर, नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, जर्मनी नहीं है, यूएस है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, रशिया है, चाइना है, ये 5 परमानेंट मेंबर है। विद रेफरेंस टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, तो पीस कीपिंग ऑपरेशन कैन ओनली बी विथड्रॉन बाय रिजोल्यूशन ऑफ यूएनएससी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन से। और यूएसए जो है इसमें लार्जेस्ट बजट कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन बिफोर सैयद अकबर उद्दीन, तो अशोक कुमार मुखर्जी थे तब। ठीक है, उस टाइम पे सैयद अकबर उद्दीन के पहले जस्ट। द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे इज सिचुएटेड हेग में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, उसके लिए है था ये एक, इंडिया में भी था, अब नहीं, अब बंद हो चुका है, ये ह्यूमन राइट को देखता था। गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन विच कंट्री इज नोन एज येलो बुक, तो फ्रांस में येलो बुक रिलीज होता है, वो गवर्नमेंट रिपोर्ट होता है। राजेंद्र प्रसाद नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस राधाकृष्णन, पहला भारत रत्न एस राधाकृष्णन को मिला था। ठीक है, 2 और लोग थे इनके साथ, सीवी रमन एक थे और एक एस बाल सुब्रमण्यम थे क्या? हाँ बताइएगा तीसरे कौन थे? एस बाल सुब्रमण्यम थे या नहीं थे? वॉज इस्टेब्लिश इन अगस्त 1900, और इन लोग को 1954 में मिला था। पहले रेसिपिएंट यही 3 लोग थे। अगस्त 1987 बेंगलोर, फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी तो बेंगलोर में हुए थे। ठीक है, पहला लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ हुआ था? तो बेंगलोर में। फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री इज द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, स्वीडन। ठीक है, ये नहीं समझ में आया तो ये देखिए, पहला लॉ यूनिवर्सिटी अगस्त 1987 में बेंगलोर में इस्टेब्लिश हुआ था, यही तो बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एन आर्टिकल रिकॉग्नाइजिंग हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 343
वो क्या कहता है कि हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन का, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ PIL ये यूएसए से आया था, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट। DPSP आयरलैंड से, फंडामेंटल राइट अमेरिका से, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, और यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ मोर पावर कनाडा से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रोपाउंडेड द बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये केशवानंद आनंद भारती में से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। फर्स्ट प्रोग्राम कम्युनिटी डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड, कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। The following draft does not incorporate in a recently released guidelines of the National Commission for Protection of Civil Child Right, Parent to Feed the Child, ठीक है, does not incorporate recently released guideline in the National Commission for Protection of Child Right, ठीक है, Parents to Feed the Child. Election Commission is abolished these many registered non-political parties of 25 मई 2022 को 87 लोगों को, ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ने अबॉलिश किया था, ठीक है, नॉन रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज 87 पॉलिटिकल पार्टीज को हटाया था। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ था, ठीक है। फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव एम्फेसिस ऑफ फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। दे हैव डायरेक्ट इलेक्शंस इन इंडिया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, दे हैव डायरेक्ट इलेक्शंस इन इंडिया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैव डायरेक्ट इलेक्शंस। सिक्किम बिकम फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1975 में सिक्किम फुल फ्लेजेड स्टेट बन गया, किसका, इंडिया का, 36th अमेंडमेंट एक्ट से। और 35th में क्या बना था ये, 35th में ये वो बना था यूनियन टेरिटरी। स्पेसिफिन रिक्वायर्ड फॉर कमिटी टू डिक्लेयर एज शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, प्रिमिटिव ट्रेट होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, और मतलब दूसरे कम्युनिटी से ज़्यादा वो घुले मिले ना हो, बैकवर्डनेस हो, जोग्राफिक अभी बैकवर्डनेस हो, मतलब बहुत जंगल वंगल में कहीं रहे हैं, एज आइसोलेटेड। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था, मार्क्सिस्ट वाला, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी 1984 में, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में। पूरा स्कीम APJ अब्दुल कलाम का सुझाव था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिटीज़ टू रूरल एरियाज। चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल प्राइम मिनिस्टर का था ये, ठीक है। मॉन्टेस्क प्रपोज डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ। मॉन्टेस्क का बुक था स्पिरिट ऑफ लॉ, उसी में वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात किए थे। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन 1986, मतलब इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ठीक है। बेसिक वैल्यूज आर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बेसिक वैल्यूज जो एक्सेप्ट सबके लीडर के द्वारा कर लिया गया था बिफोर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट, ठीक है, टू डेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि 18 साल से ऊपर लोग वोट दे सकते हैं, मतलब 21 साल था पहले, अब 18 कर दिया गया, 1989 में 18 किया गया था। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी और राइट ऑफ माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन। निक नेम चाणक्य ऑफ बिहार, तो नीतीश कुमार को चाणक्य ऑफ बिहार कहा गया। सिविल सोसाइटी एंग्लो अमेरिकन ट्रेडिशन अप्रोच हैड बीन बिल्ट अप ऑन द एकेडमिक वर्क ऑफ टॉकविल। Civil society Anglo-American tradition approach has been built up on academic work of Tocqueville, ठीक है। Modern liberalism does not believe in minimal state. Modern liberalism जो है minimal state पे बिलीव नहीं करता है, welfare state पे बिलीव करता है। Authorities of the withdrawal of fund from the consolidated fund of India must come from Parliament of India. Highest civil services officer of the central government is कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। राज्यसभा है सेम पावर एज लोकसभा इन द एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
राज्यसभा के सेम पावर होता है लोकसभा के जितना, ठीक है। तो हम लोग का पॉलिटी वाला सेक्शन जो है बिहार पीसीएस का 38 से लेकर 69 बीपीएससी तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 70th बीपीएससी का 2 हुआ था पेपर, दोनों हम लोग डिस्कस किया जाएगा अंतिम में जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।